So hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. So हम अपने ब्लीडेड हार्ट के पार्ट 3 को आज शुरू करेंगे, पर उससे पहले आई जस्ट वांट टू से समथिंग. एक्चुअली आई एम रियली सॉरी कि मैंने इस चैप्टर को लाने में इतना टाइम लगा दिया, बट मैंने अपडेट को जानबूझकर स्लो किया था. एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को ये नॉवल इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, आप इतना लाइक नहीं कर रहे, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा होल्ड पर डाल दिया और सोचा कि कुछ टाइम बाद अपलोड करती हूँ या फिर स्लो अपलोड करा करूँगी, क्योंकि जैसा मैं चाहती थी वैसा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था. तो अगर आप लोग चाहें तो मैं इसको स्लो अपडेट कर सकती हूँ. जैसा भी हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. चलिए आज का पार्ट 3 शुरू करते हैं. धीमी मंद रोशनी में डूबा हुआ वो कमरा जो पूरी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस से भरा हुआ था. वहाँ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट था जिसका अंदाज़ा आप दूर से भी लगा सकते थे. अल्फा का स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव सेंट, वहीं ओमेगा का एग्जॉस्टेड सेंट. उस कमरे से निकलती हुई आवाज़ें ये साफ बताने के लिए काफ़ी थी कि इस वक्त जो अल्फा है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ब्रूटल है, अपने ओमेगा के साथ मर्सीलेस है. क्योंकि उस अल्फा के नीचे लेटा हुआ वो ओमेगा अपनी उन आंसू भरी आंखों से उस अल्फा की तरफ देख रहा था. बट उस अल्फा की आंखें कंप्लीटली रेड थी, जिसमें कोई इमोशंस नहीं थे, सिर्फ अग्रेशन था. अनसेटिस्फाइड, ब्रूटल, मर्सीलेस, यही कुछ अल्फाज थे जो उस अल्फा के लिए कहे जा सकते थे. उसकी पकड़ उस ओमेगा की नाजुक बदन के ऊपर बहुत सख्त थी. निशान पूरी बॉडी के ऊपर थे, पर अल्फा की नज़रों में कोई रहम नहीं था. कब वक्त गुजर गया और वो ओमेगा उस अल्फा से भीख मांगता मांगता वहीं बेहोश हो गया. 16 साल गुजर गए. जो आज था वो कल बन गया. देखते देखते वो कल इतिहास बन गया, और इतिहास कब पन्नों में दफन हो गया किसी को पता नहीं चला. बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ, या ये कहो सब कुछ, पर नहीं बदला तो सिर्फ एक चीज़, वो थी नफ़रत लोगों के दिलों में उस शख्स के लिए जो शायद यादों में भी किसी की कैद न रहना चाहे. अब हीलिंग पैट्रियार्क, यिन आयरन, वो भूचाल, वो तबाही, वो तूफान, कोई उसका जिक्र भी नहीं करना चाहता था. जब कभी जिक्र कर भी लिया तो सिवाय नफ़रत के लोगों की आवाज़ में और कुछ महसूस नहीं हो सकता था. पर इन सब में भी कोई सबसे ज़्यादा बदला था तो वो शख्स जिसे लोग आजकल हांगवांग जुन के नाम से जाने लग गए थे. वो और कोई नहीं बल्कि गुसू का जेड प्रिंस था. एक ऐसा प्रिंस जो अनटच्ड था, शांत था, संयमित था, पर कब तक जब तक कि वक्त ने करवट नहीं ली थी. जैसे ही वक्त ने करवट ली सब कुछ बदल गया. उसकी शख्सियत आज कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसका कोई तोड़ नहीं है. वो स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा है, प्योर ब्लड स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा. पर अब ये वो लानसान या वो लानवांग जी नहीं है जो गुसू में पढ़ा करता था. ये वो शख्स नहीं है जो अपनी नज़रों को झुकाकर या नज़रों से नज़रें मिलाकर लोगों से बात किया करता था, बल्कि आज ये कोल्ड क्रूअल किंग है. हाँ, ये किंग है गुसू का. गुसू इसके नीचे है और ये उस सबसे ऊंचे तख्त पर बैठा हुआ है, अकेला. अल्कोहल, ओमेगा उसकी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसकी आदत बन चुकी है. वक्त इसका सिर्फ शराब और ओमेगा के बीच में ही नहीं, लोगों के ऊपर राज करने में गुजरता है. इसकी क्रूएलिटी के किस्से लोग कह नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के बयां करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं. आज लोग इसकी आंखों में आंख डालकर भी नहीं देख सकते. सब अगर किसी के सामने आ भी गया तो हर इंसान उस वक्त अपना सिर्फ सर झुका सकता है. यही रूल है इस क्लान का. वो 3000 स्ट्रिक्ट रूल्स के अंदर 2 से 3000 रूल्स और जोड़ दिए गए थे,
और ये सारे रूल्स बनाए थे गुसू के इस नए राजा ने, इस नए किंग ने। गुसू पर इसका राज था, सभी क्लान्स इसके अंदर आते थे। कोई कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि जो कल्टीवेशन वर्ड पर राज करता है उसने ये जगह छोड़ी ही नहीं थी। कोर्ट लग चुका था, सभी एल्डर्स, मिनिस्टर्स और चीफ वहाँ खड़े होकर अपने किंग का वेट कर रहे थे। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि कोई जाकर हांग वंग जुन से कहे कि कोर्ट लग चुका है। ये रोज़ का था। घंटों सारे मिनिस्टर्स, एल्डर्स और चीफ सर झुकाकर अपने किंग का वेट किया करते थे, बिना किसी शिकायत के। आज भी वो यही कर रहे थे। वक्त गुजरता है और लगभग 2 से 3 घंटों बाद कुछ कदमों की आहट होती है। दूर से ही उस अल्फा का स्ट्रॉन्ग सेंट इनहेल किया जा सकता था, जिसने सभी को एकाएक अपनी सांस रोकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उनका अल्फा हमेशा इतने ही गुस्से में रहता था। उसकी वो लाल आंखें बताने के लिए काफ़ी थी कि आज वो अच्छे मूड में नहीं है। लानजान या यूँ कहो हांग वांग जुन के कदम उस कोर्ट में पड़ते हैं। वो अपने हर कदम के साथ और क्रूअल लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, ठंडा, बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा। कदम खौफ से भरे हुए। लंबे लंबे कदम लेता हुआ लांग वांग जी जाकर अपने उस थ्रोन पर बैठ जाता है जो उसके इंतज़ार में वहाँ रखा हुआ था। उसने अपनी उन सख्त आंखें सभी के ऊपर की जो उसके सामने सर झुकाकर खड़े हुए थे, और एक आदेश पर सब अब अपने घुटनों पर थे। सभी ने हांग वांग जुन को ग्रीट किया, पर जवाब में उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय चुप्पी के। ज़रूरी प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही अब कोर्ट शुरू हो चुका था। मामले मसले रखे जा रहे थे। सभी अपनी अपनी हिदायतें रख रहे थे, अपनी सलाह पेश कर रहे थे, और हर मामले को बहुत बारीकी के साथ सुलझाया जा रहा था। वांग जी की नज़र भी सभी के ऊपर थी। वो भी अपने काम को बहुत शिद्दत के साथ करता था। यही उसकी खासियत थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद जो एक चीज़ नहीं बदली थी वो थी उसकी लगन किसी भी काम को करने की। पर आज कोर्ट में बेचैनी थी। लोगों की आंखें रह रहकर बार बार अपने किंग की तरफ उठ रही थी, जैसे कि कुछ कहना चाहती हूँ। वांग जी ने भी ये महसूस किया। एकाएक उसने अपना हाथ वहीं टेबल के ऊपर पटका और अपनी तेज कठोर आवाज़ में कहा, क्या कहना चाहते हो, कहो। उसकी आवाज़ बहुत बहुत कोल्ड थी, हार्श थी, स्ट्रॉन्ग थी। सभी ने अपना सर झुका लिया। नहीं झुकाया तो सिर्फ एक शख्स ने, जो इस पूरे कोर्ट का हेड चीफ था, और वो था और कोई नहीं बल्कि लान कुरेन, जो अपने नेफ्यू को वहीं दूर से खड़ा होकर देख रहा था। वांग जी ने भी अपनी निगाहों को अपने अंकल की तरफ किया, जैसे कि सवाल पूछना चाहता हो कि वो क्या कहना चाहते हैं। लान कुरेन अपनी जगह से आगे बढ़कर उसके सामने आकर खड़े हो चुके थे। उनके हाथों में आज वापस एक स्क्रोल था। लानजान अपनी सीट के ऊपर कंफर्टेबली बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि आज उसके अंकल क्या पेश करना चाहते हैं। हर मिनिस्टर इस वक्त अपनी नज़रों को झुकाकर खड़ा था, पर उनके अंदर की वो इच्छा साफ देखी जा सकती थी कि वो सभी इस स्क्रोल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर खड़े हुए हैं। लान कुरेन ने कहा, मैं किंग के सामने कुछ पेश करना चाहता हूँ। लानजान ने कहा, पेश कीजिए। आजकल इस कोर्ट में ऐसे ही बातें होती थी। यहाँ कोई रिश्ता काफ़ी नहीं था। यहाँ सिर्फ एक किंग था और उसके सामने खड़े हुए उसका किंगडम। यहाँ रूल था कि हर इंसान किंग को ऐसे ही ग्रीट करेगा, उसे ऐसे ही बात करेगा, फिर चाहे उनके बीच खून का ही रिश्ता क्यों ना हो। लैन कुरेन ने कहा, किंग, हम सभी मिनिस्टर और कोर्ट के सभी ऑफिशियल्स ने ये फैसला किया है कि अब हमें क्वीन की ज़रूरत है। इस किंगडम को अगले हायर की ज़रूरत है। एकाएक लानजान की पकड़ उसकी कुर्सी के ऊपर सख्त हो गई और आंखें खून से भी ज़्यादा लाल। पर हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। लान कुरेन ने अपनी बात को आगे जारी करते हुए कहा, किंग, हम चाहते हैं कि आप इस वक्त अपना मेट चुन लीजिए। ये सही वक्त है। लानजान ने कहा, मेरे पास ओमेगा की कमी नहीं है।
हर रात एक ओमेगा मेरे कदमों में होता है। मेट की मुझे क्या ज़रूरत है। ये कहते वक्त लानजान के चेहरे के ऊपर एक मॉकिंग स्माइल थी, जैसे कि वो इस वक्त लान कुरैन का मजाक उड़ा रहा। एकाएक लान कुरैन ने अपनी सख्त आवाज में कहा, लान वांग जी। वांग जी अपनी सीट से खड़ा हो गया और उसने लान कुरैन की तरफ देखते हुए कहा, किंग किंग कहकर बुलाइए, हम अभी कोर्ट में हैं, आप अभी मेरे अंकल नहीं हैं। ये कहते वक्त वो बहुत रिलैक्स नजर आ रहा था। लैन कुरैन की पकड़ उसके स्क्रोल के ऊपर टाइट हो चुकी थी। वो अपने नेफ्यू को बदलता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रहा था। ये सच था कि इस पूरे क्लान के ऊपर लान वांग जी का राज चलता है, बट वो अभी भी इस कोर्ट का चीफ है। वो उसका अंकल है। ये गुसू उसके कंधों पर खड़ा हुआ है। सिर्फ लानजान ही यहाँ पर अकेला एक ऐसा शख्स नहीं है जिसने गुसू को संभाल रखा है। लान कुरैन ने बहुत कुर्बानी दी है। अगर तुम खुद को किंग कहते हो तो तुम्हें भी अपने किंग होने की जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा और उन्हें पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक किंग का कर्तव्य है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कहते हुए लैन कुरैन ने अपनी आवाज़ को सख्त कर लिया था। वो लानजान की तरफ घूर रहा था। लानजान तुरंत मुड़ा। उसने लैन कुरैन की आंखों में देखते हुए कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी? जैसे मुझे क्या करना चाहिए? लैन कुरैन ने कहा, हमारी क्लान को हमारा हायर चाहिए और तुम्हें मेट चाहिए और हमारी क्लान को एक क्वीन। किंग बिना क्वीन के अच्छा नहीं लगता। एकाएक लानजान हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, क्या कहा आपने? किंग बिना क्वीन के अच्छा नहीं लगता? ये तो बहुत नई बात सुनाई आपने। तो आपने आज तक अपना मेट क्यों नहीं ढूंढा? ये कहते हुए वो एक तरीके से लैन कुरैन को चैलेंज कर रहा था और जाकर अपने थ्रोन पर बैठ गया। लैन कुरैन ने कहा, अपनी हद में रहो। तुम कोई नहीं होते मुझसे सवाल पूछने वाले कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया और क्या नहीं किया। शांत हो जाइए चीफ, आप गुसू के नियम को तोड़ रहे हैं। उन 3000 नियमों में से एक नियम ये भी है कि आप अपना संयम नहीं खो सकते, आप चिल्ला नहीं सकते, और आप अपने ही नियमों को तोड़ रहे हैं। क्या उदाहरण पेश करेंगे आप आने वाली जनरेशन के सामने? ये कहते हुए लानजान वो स्क्रोल उठाकर पढ़ने लग गया जो मिनिस्टर्स ने उसके सामने रखा था। पर एकाएक उसकी पकड़ उस स्क्रोल के ऊपर टाइट हो गई। वो धुन, एक धुन उसे सुनाई दे रही थी। वो बेचैन हो गया, सांसें लगभग उखड़ने लगी। ये धुन जब उसे सुनाई देती थी उसका यही हाल होता था। वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे उस कोर्ट के बाहर निकल गया। सारे मिनिस्टर्स, लान कुरैन, यहाँ तक कि सारे ऑफिशियल्स भी देखते रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि एक किंग को हुआ क्या। वो तो अभी इतना रिलैक्स होकर बात कर रहे थे, पर अचानक से उन्हें क्या हुआ? लान वांग जी अब उन आसमान के नीचे आ चुका था, पर अभी भी वो बेचैन था। वो धुन उसे परेशान कर रही थी, बेचैन कर रही थी। उसकी सांसों को जैसे उसके जिस्म से बाहर निकाल रही हो। वो अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने उस चैम्बर में पहुंचता है और अपने दरवाजों को बंद कर लेता है। जिंगशी शांत थी, पूरी शांत, पर शांत नहीं था तो वो, बस करो, शांत हो जाओ। ये कहते हुए लान वांग जी चिल्लाने लगा। बार बार उसकी आंखों का कलर चेंज हो रहा था, ब्लैक टू गोल्डन, गोल्डन टू ब्लैक। दीवार का सहारा लेकर वो खुद को शांत करने लगा, सांसों को काबू करने लगा। हर रोज उसके साथ ऐसा होता था। कभी भी एक बांसुरी की धुन जैसे सुनाई देने लग जाती थी, उसके कानों में बजने लग जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कि ये उसके जिस्म में खुल रही हो। आज भी यही हो रहा था। वो फ्लूट की धुन जितनी ज़्यादा उसे सुकून पहुंचाती थी, उतना बेचैन कर देती थी। एक अधूरापन, एक खालीपन, जैसे वो किसी को ढूंढना चाहता हो। एक अधूरा सा चेहरा हमेशा उसके आंखों के सामने आता जाता रहता था। वो धुंधला था, अधूरा था, जैसे कि बहुत सारे सायों में दफन हो। लान वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो, बंद हो जाओ प्लीज। ये कहकर वो लंबी सांसें लेके जमीन पर बैठ गया।
उसका वो अल्फा बॉडी बार बार अंदर से ग्रोल कर रही थी, जैसे कि बाहर आना चाहती हो और उसकी बॉडी के ऊपर काबू करना चाहती हूँ। उसका अल्फा तड़प रहा था। किस चीज़ के लिए पता नहीं, ये आज तक वो समझ नहीं पाया। वो उस धुन का पीछा करने लगा। वो ज़मीन के ऊपर रेंग रहा था। उसका पूरा जिस्म उस ज़मीन के ऊपर खिंच रहा था, पर फिर भी शांति नहीं मिल रही थी उसे। एक हवा का झोंका गुजरा उसके जिस्म से होता हुआ। लानवांग जी की नज़रें उस हवा के झोंके को ढूंढने लगी, जैसे कि एक साया हो। वो उसके पीछे भागने लगा, इधर उधर सारे पर्दों को हटाकर। खिड़की के पास, आसमान के नीचे, पर कुछ नहीं था। आंखें ढूंढ रही थी, पर किसको? क्या ढूंढना चाहता था, कहाँ पहुंचना चाहता था, उसे नहीं पता। उसका दिमाग उसके साथ एक खेल खेल रहा था। उसकी रूह किसी की रूह की तलाश कर रही थी, पर किसकी? जवाब उसके पास नहीं था। समय गुजर गया और अब रात हो चुकी थी। लानवांग जी अपने शरीर के अंदर वो चेंज महसूस कर पा रहा था, एक हीट जो बढ़ रही थी हर बीतते सेकंड, हर बीतते मिनट और हर बीतते दिन के साथ। वो अपनी रट में आने वाला था। उसकी रट दूसरे अल्फा की तरह नहीं हुआ करती थी। ये अल्फा वैसे भी बेड में बीस्ट था, पर अपनी रट के वक्त ही और ज़्यादा वायलेंट हो जाता था, ब्रूटल हो जाता था। नॉर्मल ओमेगा वांग जी की अल्फा साइड को संभाल नहीं पाते थे, और स्पेशल ओमेगा भी मुश्किल से ही लानजान की अल्फा साइड को झेल पाते थे। रत के टाइम तो और ज़्यादा मुश्किल होती थी। इतना वाइल्ड और रफ सेक्स के बाद भी वांग जी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। उसकी बॉडी तड़पती रहती थी। रट बहुत मुश्किल हुआ करती थी उसके लिए, इतनी मुश्किल कि कितनी बार बेकाबू होकर उसने खुद ही अपने बॉडी को इतना नुकसान पहुंचा लिया कि होश में आने पर उसे कई महीनों लग गए अपने आप को ठीक करने में। आज भी हर रोज़ की तरह वांग जी अपने ओमेगा के साथ अपने बेड में था। उस चैम्बर में उसकी वो फ्रेग्रेंस महसूस की जा सकती थी। सेंट बहुत स्ट्रांग था। ओमेगा एग्जॉस्ट हो चुका था, पर वो अपनी आंखों से लानवांग जी की तरफ देख रहा था। लानवांग जी का वो खूबसूरत चेहरा, मिल्की वाइट स्किन बिल्कुल आइस स्टोन की तरह थी, क्लियर, खूबसूरत पर ठंडी। लानवांग जी खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रह रहकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके आसपास कोई है। लानवांग जी अपनी गोल्डन आई से, उस अल्फा आई से ओमेगा की तरफ देखता है। वो ओमेगा भी लानवांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी का पूरा चेहरा इस वक्त स्वेट से भरा हुआ था, लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग लग रहा था, बहुत कैप्टिवेटिंग लग रहा था। ओमेगा का लानवांग जी की ब्यूटी के अंदर होना कोई नई बात नहीं थी। जो भी ओमेगा लानवांग जी को देखता था, वो जैसे उसका ही हो जाता था। उस पल से, जिस पल से उसकी नज़र वांग जी की तरफ पड़ती थी। ये ओमेगा कोई अलग नहीं था। ये भी बस अपना हाथ बढ़ाकर आज वांग जी को छूना चाहता था, पर जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, एकाएक वांग जी की अल्फा साइड बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई। उसने उस ओमेगा के हाथ को पकड़ा और ब्रूटली उसे बेड से धक्का दे दिया। उसने इतना तेज़ धक्का दिया था कि वो ओमेगा दूर जाकर गिरा। उसके मुंह से चीख निकल गई और वो बस लानवांग जी की तरफ अपनी आंसू भरी निगाहों से देखने लगा। लानवांग जी चिल्लाकर बोला, तुम्हें क्लान के रूल नहीं पता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? किसने अलाउड किया तुम्हारा हाथ मेरे जिस्म के ऊपर रखने के लिए? उसके वर्ड बहुत हार्श थे, कोल्ड थे और सन्नाटे में गूंजने के लिए काफ़ी थे। उस ओमेगा ने अपनी बॉडी को सुकेड़ कर वहीं कोने में सिमटा कर एक तरफ कर लिया। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपने गले से कोई आवाज़ भी बाहर निकाल पाए। इतना ज़्यादा गुस्से में लानवांग जी को बहुत कम देखा जाता था, और फिलहाल वो अपने बहुत क्रूरल रूप में उस ओमेगा के सामने खड़ा हुआ था। बट इससे पहले कि लानवांग जी आगे बढ़ पाता, एकाएक उस ओमेगा ने अपना सर लानवांग जी कदमों में रख दिया और उसे भीख मांगते हुए कहने लगा, मर्सी किंग, प्लीज़ मर्सी। ये कहते हुए ओमेगा अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि लानवांग जी को शांत कर सके, पर वांग जी इस वक्त शांत होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। एक तो वो वैसे ही सुबह से बहुत बेचैन था, बार बार रहकर वो धुन उसे सुनाई दे रही थी, और आज इस ओमेगा ने उसका इतना इम्पोर्टेंट रूल तोड़ दिया। वांग जी ने अपनी गुस्से भरी निगाहों से कहा, निकल जाओ उस कमरे से बाहर अगर खुद को जिंदा देखना चाहते हो। वो ओमेगा हाँफता दौड़ता उस कमरे से जैसे तैसे बाहर निकल आया। इसके बाद लानवांग जी उस कमरे में अकेला था।
वो बेचैन होने लगा। एक खुशबू उस पूरे कमरे में एकाएक जैसे दाखिल हुई थी। वो सेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि उसने एकाएक लान वांगजी के पूरे दिमाग को हिलाकर रख दिया। वांगजी उस खुशबू का पीछा करने लगा, पर कहाँ से आ रही थी? उसने चिल्लाकर कहा, कौन है यहाँ? पर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही धुन उस कमरे में गूंज रही थी। लान वांगजी ने कहा, सामने आओ, मुझे परेशान करना बंद करो। उसके अंदर का अल्फा बोल रहा था, पर सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। कमरा पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ था। हवाएं बहुत तेज चल रही थीं। एकाएक उस पूरे कमरे में से हर सेंट गायब हो चुकी थी। सिर्फ एक ही सेंट थी जो अभी अभी उस कमरे में दाखिल हुई थी, पर वो सेंट भी बहुत क्लियर नहीं थी, बस एहसास कराने के लिए काफ़ी थी कि हाँ, इस कमरे में कोई और है। वांगजी की बॉडी की हीट एकाएक बढ़ रही थी। उसके रट में आने का समय बहुत नज़दीक था और ये उससे पहले के कुछ सिम्टम। वांगजी ने अपने दिल में कहा, अब मुझे परेशान करना बंद करो, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? छोड़ दो मुझे। ये कहते वक्त लान वांगजी के अंदर की तड़प महसूस की जा सकती थी। मुझे छूना किसी को अलाउड नहीं है, ये कहते वो अपनी बॉडी को खुरचने लगा। बेकाबू होते हुए उसने अपने रोप्स को खोलना शुरू किया। आउटर रोप उतारते के साथ ही अब वो अपने इनर रोप्स में था, पर यहाँ भी वो रुका नहीं। उसने खींचकर फाड़कर अपने सारे कपड़ों को अपने जिस्म से अलग किया। अब वो ऊपर से नेकेड था। साफ उसकी पीठ देखी जा सकती थी। उसकी पीठ पर पड़े हुए वो विप के निशान जो चीख कर कह रहे थे कि बहुत जख्म पहुंचे हैं यहाँ। वक्त के साथ वो निशान पुराने हो गए थे, पर नासूर बन चुके थे। लान वांगजी के जिस्म पर सिर्फ वही विप के निशान नहीं थे, बल्कि खुरचने के निशान भी साफ देखे जा सकते थे, जैसे कि वो खुद को ही खुरच रहा हो, नुकसान पहुंचा रहा हो। वो जमीन पर गिर गया, सूंघने लगा हर चीज को, फर्श को, खुद को, टेबल को, पर्दों को। वो बिलखता हुआ बेचैन सा एक मछली की तरह वहां तड़प रहा था उस खुशबू को पाने के लिए। हर दिशा में दौड़ रहा था, पर वो खुशबू वो उसके एहसास के बहुत दूर थी। वो उसे सुकून पहुंचा रही थी, तड़पा रही थी, ललचा रही थी। वो बस उस खुशबू को पाना चाहता था, अपने जिस्म पर ओढ़ना चाहता था, उसमें डूबना चाहता था, पर जितना भी वो उसके पास जाता वो उससे दूर हो जाती। घंटों तक वो ऐसे ही तड़पता रहा, बेचैन होता रहा, मचलता रहा, और अंत में उसका वो शरीर वहीं फर्श पर निढाल होकर गिर गया। उसने खुद को समेट लिया और चीखने लगा, मारने लगा फर्श पर पूरी ताकत के साथ, अपने जिस्म को सुन्न करने के लिए। उसकी चीख बहुत तेज थी, रोने की आवाज़ भी थी। गूसू की वादियों में ये कोई नया नहीं था। लगभग हर रोज ये वादियां इस दर्दनाक चीख को सुनती थी, पर लोगों के कानों तक ये चीख पहुंच नहीं पाती थी, क्योंकि साइलेंट स्पेल लगा दिया जाता था। पर बहुत ही करीबी शख्स जो जिंगशी के बाहर पहरा देते थे, वो ये चीखें सुनते थे। वो देखते थे कि उनका किंग कितना तड़प रहा है, पर वो इतने ज़्यादा लॉयल थे कि ये बात कभी इन 4 दीवारों से बाहर नहीं गई। लान शीचेन भी वहीं खड़ा हुआ था, उसकी निगाहें जिंगशी के बाहर थी। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स ही आगे आने वाले चैप्टर्स की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको डिसाइड करेंगे, यानी कि स्लो अपडेट हो या फास्ट अपडेट हो, जो कुछ भी हो, जैसा भी आपको आज का चैप्टर लगा हो या अब तक 3 चैप्टर जैसे भी लगे हों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। एंड दैट्स इट। चलिए, तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड फॉलो फॉर मोर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय।